हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली भारत के प्रमुख बंदरगाह और भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रमुख प्रमुख बंदरगाह के बारे में, लीडिंग पोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तट के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी तट में कौन-कौन से बंदरगाह है, आपको पता होगा। कांडला जो बंदरगाह है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित है। किस स्टेट में है? ये आपका गुजरात स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद पश्चिमी तट का मुंबई जो है, सबसे बड़ा व व्यस्त बंदरगाह है, ये आपने याद रखना है। मुंबई जो है वो सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है, ये आपने याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है, ये अत्याधुनिक है, ये बंदरगाह है। मारवा गाँव जो बंदरगाह है वो किस स्टेट में है? वो आपका गोवा स्टेट में है। मंगलौर जो है वो आपका कुद्रेमुख का लौह अयस्क निर्यात है, ये आपको पता होना चाहिए। कोचीन जो है, कोचीन जो पश्चिमी तट का ये बंदरगाह है, किस स्टेट में है? ये आपका केरल स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। ये हमने पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में बात कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तट के जो बंदरगाह है। पूर्वी तट के पारादीप जो है, जो जापान को लौह निर्यात करता है, ये उड़ीसा स्टेट में है, ये आपको पता होगा। पारादीप हो गया। विशाखापट्टनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपको पता होगा। किस स्टेट में है विशाखापट्टनम? सबसे बंदरगाह जो है वो आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में है। एन्नौर जो है ये निजी क्षेत्र का आधुनिक बंदरगाह है, ये आपने याद रखना है। प्राइवेट सेक्टर का ये आधुनिक मॉडर्न पोर्ट है, ये आपने एन्नौर आप जो है ये आपने याद रखना है। उसी तरह तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन जो है वो आपका सुदूरतम दक्षिण बंदरगाह है, तमिलनाडु स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर जो है भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होगा। अंडमान निकोबार में है ये। पोर्ट ब्लेयर जो है वो भौगोलिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। उसी तरह हल्दिया जो है वो कोलकाता में स्थित है, ये आपको पता होगा। पूर्वी तट का ये बंदरगाह है। अब हम बात करते हैं बंदरगाह के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं जो ये बड़े बंदरगाह होते हैं, बड़े पोर्ट जो होते हैं। और जबकि छोटे बंदरगाह जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। तो ये आपने याद रखना है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। बड़े बंदरगाहों को जो नियंत्रण है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। जबकि छोटे बंदरगाह जो होते हैं वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिसका प्रबंधन जो है वो संबंधित राज्य सरकारें करती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ये भी आपने याद रखना है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक प्राकृतिक बंदरगाह जो है, नेचुरल पोर्ट जो है वो विशाखापट्टनम है। किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश स्टेट में है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं गुजरात स्थित कांडला, एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, ये भी आपने याद रखना है। चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये भी आपको पता होगा। उसी तरह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की जो स्थापना थी वो 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोची केरल में है। ये देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। चेन्नई एक आपको पता होगा ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, लेकिन भारत का जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये मैं आई थिंक इसका जो आंसर होगा, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो कोलकाता होगा। अगर आपको किसी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। इसमें कन्फ्यूज़न है। चेन्नई का जो बंदरगाह है और कोलकाता बंदरगाह में सबसे प्राचीन जो है, आई थिंक इसका कोलकाता जो है वो सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगर आपको किसी को लगता है, किसी इसका आंसर पता है कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं किस बंदरगाह ने दो डोक प्रणाली है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो किस भारतीय बंदरगाह में दो डोक प्रणाली है? ये आपका कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह में दो डोक प्रणाली है, ये भी आपको पता होगा। उसी तरह कौन सा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का बंदरगाह है? तो कोच्चि आपको पता होगा। कोच्चि जो है वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का बंदरगाह है। उसी तरह कांडला, कोच्चि, पारादीप में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो पता होगा आपको पारादीप जो है वो आपका उड़ीसा स्टेट में स्थित बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लिए बंदरगाह के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको पता होगा। तो भारत की मिट्टियाँ के बारे में बात करेंगे, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। ये आपने याद रखना, मृदा विज्ञान कहते हैं, पैडोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल पैडोलॉजी कहते हैं, आपको पता होगा। मृदा का जो वर्गीकरण है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। ये आपने याद रखना है। ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की जो प्रतिशतता है वो 22.16% है। जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती हैं। बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है एवं पुरानी कांप जो अपर्दन से अप्रभावित होती है उसे बांगर कहलाती है। ये आपने याद रखना है। तो बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जबकि पुरानी कांप जो अपर्दन से प्रभावित होती है उसे बांगर कहलाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की जो प्रतिशतता है, परसेंटेज है, वो आपकी 22.16% है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। इसकी प्रतिशतता जो है वो 29.16% है। काली मिट्टी का विकास जो है वो महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन अलावा के अपक्षय से हुआ है। इन्हें स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोज़म कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। काली मिट्टी को है, इसे स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोज़म कहा जाता है। और किस किस कहाँ कहाँ ये पाई जाती है आपको पता होगा। ये महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन के अलावा अक्षय में से हुआ है। उसी तरह बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में, रेड सॉइल के बारे में। 28% ये पाई जाती है। ये मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है। ये ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के विखंडन एवं नियोजन से बनी है, ये भी आपको पता होगा। इसका लाल रंग जो होता है वो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल किस कारण होता है, ये आपने लिख लेना है। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। किसका? रेड सॉइल का। 28% ये पाई जाती है। उसी तरह बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट सॉइल के बारे में 2.62% पाई जाती है। भारत में ये मिट्टी मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्रों में पाई जाती है। पता होगा। इनकी उर्वरता जो होती है वो कम होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग में इनमें काजू आदि आदि फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं, ये आपने याद रखना है। भारत में ये लेटराइट मिट्टी जो है वो मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी जो उर्वरता होती है वो कम होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग में इसे काजू आदि फसलें उगाई जा सकती हैं इसमें, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो पर्वतीय माउंटेन सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। ये 7.94% पाई जाती है। ये मुख्यतः हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। इसमें जीवांश की अधिकता और पोटाश, फास्फोरस एवं चूना की कमी पाई जाती है, किसमें? माउंटेन सॉइल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, डेजर्ट सॉइल के बारे में। 6.16% पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है, ये आपको पता होगा। ये वजरी युक्त मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी, कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है, ये भी आपने याद रखना है। डेजर्ट सॉइल जो है इसका जो विस्तार है राजस्थान, सौराष्ट्र,
कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में है। ये बजरी युक्त मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी और कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा इसमें पाई जाती है। उसी तरह बात करते हैं पीट एवं दलदली मृदा के बारे में। पीटी एंड मार्शी सॉइल 2.17% पाई जाती है। ये मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ काली, भारी अथवा एवं अत्यधिक अम्लीय होती है, जो धान की खेती के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टियाँ केरल में मिलती हैं। कहाँ मिलती है? केरल में मिलती हैं। उसके बाद लास्ट जो टाइप है सॉइल का, मिट्टी का, वो है आपका लवणीय और क्षारीय मिट्टी। सेलाइन एंड अल्कालाइन सॉइल जो है 1.29% ये पाई जाती है। ये मिट्टियाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती है। ये रेह, कल्लर, उसर, राधड़, धूर, चौपन आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी होती है। सेलाइन एंड अल्कालाइन सॉइल जो होती है, ये मिट्टियाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती है। ये रेह, कल्लर, उसर, रांदड़, धूर, चौपन आदि स्थानीय नामों से ये जानी जाती है। ये हमने भारत की मिट्टियों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर जियोग्राफिकल निकनेम्स ऑफ इंडिया। तो ईश्वर का जो निवास स्थान है वो प्रयागराज को कहा जाता है, ये आपको पता होगा। 5 नदियों की भूमि जो है वो पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। 7 टापुओं को नगर किसे कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर जो है वो पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। डायमंड हार्बर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोलकाता शहर को कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है वो भी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जो है वो कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जमशेदपुर को कहा जाता है। जबकि भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा ये आपका केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर जो है वो जयपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन जो है वो पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड जो है मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर जो है वो श्रीनगर को कहा जाता है। उसी तरह पूर्व का स्कॉटलैंड, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का जो नगर है वो वाराणसी को कहा जाता है। जबकि धान की डलिया जो है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उसी तरह भारत का पेरिस जो है वो किसे कहा जाता है? वो जयपुर को कहा जाता है। मेघों का घर जो है वो मेघालय को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो श्रीनगर को कहा जाता है। भारत का उद्यान जो है वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। जबकि गोल्डन सिटी के नाम से वो अमृतसर को जाना जाता है। सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? वो मुंबई है। पवित्र नदी जो है गंगा को कहा जाता है। बिहार का शोक, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये 2 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा जो है, बूढ़ी गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर को कहा जाता है। जबकि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। जुड़वा नगर जो है वो किसे कहा जाता है? वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। टाला नगरी जो है वो अलीगढ़ को कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेठा नगरी जो है वो आगरा को कहा जाता है। वन नगर जो है वो देहरादून को कहा जाता है। सूर्य नगरी जो है जोधपुर को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। उसी तरह फलोद्यानों का जो स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है? वो सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ी की मलिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेतरहाट को कहा जाता है। सॉल्ट सिटी जो है वो गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश जो है वो आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मलय का देश जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलय का देश जो है वो कर्नाटक को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो आपकी साबरमती को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा है, कावेरी को कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। काली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ये शारदा को जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काली नदी के नाम से शारदा को कहा जाता है। उसी तरह ब्लू माउंटेन जो है वो किन्हें कहा जाता है? वो नीलगिरी की पहाड़ियों की कहा जाता है। एशिया की अंडे की टोकरी, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया की अंडे की टोकरी जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह राजस्थान का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है? वो अजमेर को कहा जाता है। सुरमा नगरी जो है वो आपकी बरेली को कहा जाता है। लीची नगरी जो है वो देहरादून को कहा जाता है।
कर्नाटक का जो रत्न है वो मैसूर को कहा जाता है। त्योहारों का जो नगर है वो मदुरै को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। स्वर्ण मंदिर का जो शहर है वो अमृतसर को कहा जाता है। महलों का शहर जो है वो कोलकाता को कहा जाता है, जबकि नवाबों का जो शहर है वो लखनऊ को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अरब सागर की जो रानी है वो कोची को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कोची को जाना जाता है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का जो स्विट्ज़रलैंड है वो किसे कहा जाता है, वो आपका कश्मीर को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। मिनी स्विट्ज़रलैंड आपको पता होगा खजियार को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो भारत का जो स्विट्ज़रलैंड है वो कश्मीर को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन यहाँ से भौगोलिक उपनाम से क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ये भी आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह पोर्ट्स के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसी तरह हमने भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसी तरह भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम जो थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन के बजाय अब टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा हमने हिस्ट्री के भी, जियोग्राफी के भी, पॉलिटिकल साइंस के भी, पॉलिटी के भी, जनरल साइंस के भी, एचपी जीके के भी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन से ज़्यादा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में एक एक टॉपिक हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको डिटेल यहाँ से क्वेश्चन जब डिराइव हो तो आपको एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तभी हम क्वेश्चन के बजाय अब हम टॉपिक्स को डिटेल में, डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था, एक था कि भारत का जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि चेन्नई, और आई थिंक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो आपका कोलकाता। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे क्या होगा अगर मैं आपको क्वेश्चन ये गलत बता दूं कि चेन्नई ही सबसे प्राचीन भारत का बंदरगाह है, तो यहाँ से आपका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। तो आप, अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई थिंक इसका आंसर कोलकाता ही होगा, लेकिन फिर भी आपने कन्फर्मेशन कर लेनी है, आपने बताना है। अगर आपको किसी को आंसर पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आप एचपी टेट और एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।